गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीयतावाद। कल जिस वीडियो पे अपन ने चर्चा की थी उससे आगे चर्चा करेंगे कि रीजनलिज्म क्या है, इसके किस प्रकार के दुष्परिणाम भारत की एकता और अखंडता पर पड़ा, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत की राज्य व्यवस्था में यह क्षेत्रीयतावाद है वह दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही है तथा अखंड भारत के राष्ट्रवाद पर प्रहार करते हुए खंड खंड करने की एक दुष्चक्र चलाने वाली योजना है, वो क्रियान्वित हो रही है। कल हमने ऐतिहासिक विरासत को पढ़ते समय इस पर चर्चा की थी और ये अपने महाराजा जो विश्वविद्यालय है अपना, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, उसमें ये द्वितीय वर्ष में, तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विद्यालय जोधपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय सहित भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जहां जहां भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इस प्रकार का कोई टॉपिक चलता है तो उसमें आता है। यहां तक भी नहीं, प्रतियोगी परीक्षा में भी इस पर राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं, उसमें प्रमुख तत्व के रूप में क्षेत्रीयतावाद, रीजनलिज्म प्रभावी किस प्रकार है उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत तह तक जाकर के समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्यों की जो मांग है वो किस प्रकार बढ़ी। तो सबसे पहले है पृथक राज्यों की मांग। देखिए, स्वतंत्रता का जब आंदोलन चल रहा था उस कालखंड में भी मलेच्छ मंतव्यों वाले उस विधर्मियों के द्वारा जो एक बात अंकुरित की जा रही थी वो कालांतर में न केवल फलवित होती है बल्कि पुष्पित भी होती है और वह पृथकता और स्वायत्ता के रूप में हम देखते हैं। जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, वो स्वतंत्र भारत जैसे ही होता है, सबसे पहले इसी समस्या ने विकराल रूप ले लिया था और पृथक राज्य की मांग कहीं पर भाषावाद के आधार पर तो कहीं पर अपनी क्षेत्र की संस्कृति को लेकर के, तो किसी राज्य या प्रांत और देशी रियासत ने अपने सन ऑफ दी सॉइल, धरती पुत्र की अवधारणा को देकर के पृथक राज्य की मांग कर बैठे। परिस्थिति इस प्रकार बन गई कि यदि उनको पृथक करे तो भारत के न केवल भारत और पाकिस्तान द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो चल रहा था वो पल्लवित हो रहा था, उसके अलावा भी कई छोटे छोटे राज्य भारत में बनने जा रहे थे। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर
राज्य बने। उस राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के दर आयोग, फजल अली आयोग, इन दोनों ही आयोगों के माध्यम से किस प्रकार पृथक राज्य बने उसकी बात को प्रबलता पूर्वक रखा गया। आंध्र प्रदेश सबसे पहले राज्य बना। मित्रों, कल भी अपन ने चर्चा की थी, कल आपको समझाया भी था और इस बात को कहा था कि जब स्वतंत्र भारत हुआ था उस समय 14 ही भाषाएं थी और 14 ही राज्य थे। वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई और 29 स्टेट। तो ये कहीं ना कहीं मांग उठी तब बनाया है ना। तो यह प्रबल मांग समय समय पर उठती जा रही थी और स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जब बात उठी तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया। उस समय एक मुंबई राज्य था, जो 14 राज्य बने थे उसमें एक मुंबई राज्य था, उसका पुनर्गठन हुआ। 2 राज्य बने जिनको वर्तमान में हम महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी खुद मुंबई है, उसका नाम पहले मुंबई था, अब मुंबई हो गया है। दूसरा गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। तो ये 2 राज्य बने। उसके बाद में जैसे महाराष्ट्र में नागपुर था, जब मुंबई राज्य था तब नागपुर को एक अलग स्पेशल स्टेटस दे रखा था। तो विदर्भ प्रदेश की मांग प्रबलता पूर्वक पूर्ण जोर से उठने लगी। पंजाब, असम, जिसको असम बोलते हैं, पूर्वांचल, गोरखालैंड, बोडोलैंड, मरु प्रदेश, पता नहीं कितनी मांगे उठ रही है वर्तमान में। उत्तरांचल, पूर्वांचल, झारखंड, ये सारी बातें उठी है पहले, कुछ को राज्य बना दिया। झारखंड, उत्तरांचल, ये जो राज्य बने, उन राज्यों के अलावा भी वर्तमान में भी इसी क्षेत्रीयतावाद की ओट के कारण समय समय पर नए राज्यों के पुनर्गठन की बात समय समय पर उठती है और यही पृथक राज्यों की मांग है, वो क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा दे रही है। या दूसरे शब्दों में हम समझने की चेष्टा करें तो इसी क्षेत्रीयतावाद के कारण राज्यों के पुनर्गठन की, राज्यों के स्वायत्तता की मांग उठती है। राज्यों का पुनर्गठन करके नए राज्य किस प्रकार बनाए जाए, यह प्रबल मांग जो उठ रही है उसका मूल कारण है, वो क्या है? क्षेत्रीयतावाद है। एक दूसरा बिंदु है, वो है क्षेत्रीयतावाद बनाम अंतर्राज्यीय झगड़े। अब इस क्षेत्रीयतावाद के कारण अंतर्राज्यीय झगड़े किस प्रकार बढ़ते जाए हैं,
या बढ़ते गए या बढ़ रहे हैं या पहले बढ़े, उसको समझना पड़ेगा। तो अंतर्राज्यीय में सीमा को लेकर के जो विवाद होता है, उससे भी ज्यादा अंतर्राज्यीय जो झगड़े हो रहे हैं उसका मूल कारण नदी जल वितरण है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को भाखड़ा नांगल का जो बांध का जो पानी है वो कितना दिया जाए? जिस राजनीतिक दल की संघ में सरकार होती है उसी के अनुकूल विचारधारा वाले राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन की सरकार पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के जिस प्रांत या राज्य में होती है वहां निश्चित रूप से जली नदी का जल का जो वितरण है वो अत्यधिक होता है। समझ रहे हैं? और जिस राज्य में जो दूसरा राज्य है जिसमें विरोधी दल या दलों के गठबंधन की सरकार है, तो क्या होगा? वहां टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उस पानी की सप्लाई नहर में नहीं की जाएगी। अरे सिंचाई तो दूर की बात, उस प्रांत या राज्य के लोग पानी पीने के पानी के लिए भी तरसते हैं। यूपीए सेकंड की सरकार में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जो सेकंड गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह का जो द्वितीय कार्यकाल था, उस कार्यकाल में राजस्थान में अकाल पड़ गया और यहां पर भाजपा की सरकार थी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने बहुत प्रयास किया लेकिन पानी को नहीं छोड़ा। राजस्थान में त्रिकाल पड़ गया, अकाल भी नहीं त्रिकाल पड़ गया। पंजाब में पानी बहुत ज्यादा हो गया, बरसात ज्यादा हो गई, बाढ़ आने लगी। आप में से यदि किसी विद्यार्थी को जानकारी है तो उस समय के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो फुटेज है उसको देख लीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री के बंगले में बाढ़ आ गई, डूबना मंजूर कर लिया, लेकिन राजस्थान को पानी नहीं दिया। और अत्यधिक जब पानी का भराव हो गया और वास्तव में डूबने लगे तो उस पानी को पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। कहा पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, लेकिन राजस्थान को नहीं दिया। उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण यही क्षेत्रीयतावाद। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा बांध का पानी है उसका वितरण समुचित रूप से कभी नहीं हुआ। अभी थोड़े प्रयास चल रहे हैं क्योंकि तीनों ही जगह तथा संघ में जो सरकार है वो अनुकूल है और विभिन्न प्रांतों या राज्यों में जो सरकारें बनी हुई है वो उन्हीं की विचारधारा के अनुकूल दलों या दलों के गठबंधन की सरकारें हैं। तब उन्होंने तय कर रखा है कि इनको पानी दे देंगे। कावेरी जल विवाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी बार इस पर कमेटियां गठन की है, अपने निर्णय दिए हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम निश्चित रूप से इस बात पर अड़े रहते थे उसी क्षेत्रीयतावाद के कारण कि नदी जल का समुचित
जो वितरण है वो न हो। नदी जल वितरण को लेकर के वाजपेयी की सरकार ने निश्चित रूप से थोड़े प्रयास करने प्रारंभ किए थे, लेकिन उनका कार्यकाल अल्प ही था, थोड़ा ही था, खत्म हो गया था। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, हालांकि वर्तमान की संघ सरकार ने, मोदी जी ने जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय एक नया गठित किया है। उनकी योजना भी है, उसके मुख्यमंत्री राजस्थान के ही अपने जोधपुर के क्षेत्र के रहने वाले श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, प्रयासरत भी है। लेकिन इस क्षेत्र में कितने प्रयासरत है ये इसकी जानकारी हमें नहीं है। हमारा ऐसा सुझाव है कि इस क्षेत्रीयता के वाद को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा सुझाव भी है प्रत्येक नदी को जोड़ा जाए। अरे कहीं पर अकाल आ रही है प्रतिवर्ष, तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा को लेकर के त्राही त्राही मच रही है, तो कहीं पर बाढ़ में हजारों लोग डूब करके मर रहे हैं। प्रतिवर्ष की कहानी है। तो क्यों ना इन समस्त नदियों को आपस में जोड़ा जाए। तो यहां समझने योग्य यह बात है कि अंतर्राज्यीय झगड़े सबसे ज्यादा नदी जल वितरण को लेकर के होते हैं, और उनका मूल कारण भी क्या है? क्षेत्रीयतावाद है। संपूर्ण भारत की नदियों को यदि जोड़ दिया जाता है, कोई क्षेत्र विशेष की, न तो कोई नर्मदा है, न कोई कावेरी है, न कोई भाखड़ा नांगल है, न कोई जवाई बांध है, तो निश्चित रूप से इस विवाद का उचित समाधान निकल सकता है। लेकिन तब तक यह क्षेत्रीयतावाद का जो दंश है वो हमें डसता रहेगा। इसी क्षेत्रीयतावाद के अंदर एक बिंदु और भी आता है, क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की मांग। क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की मांग। क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की मांग को देकर के हम देखें तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्र भारत में भी सबसे बड़ी समस्या स्वायत्तता को लेकर के ही थी। परिस्थिति इस प्रकार की बन गई थी, कल के वीडियो में अपन ने थोड़ी सी चर्चा भी की थी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया, द पॉलिटिक्स इन इंडिया में प्रोफेसर रजनी कोठारी ने इस बात को अंकित भी किया, लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह मांग इतनी बलवंती हो गई थी कि हमें तो एक बार लगा था कि देश की रियासतें और जो प्रांतें हैं उनको पृथक राज्य के रूप में, स्वायत्तता के रूप में मान्यता देनी पड़ सकती है। आप इस बात को जानते होंगे, उस समय कुछ राजघरानों ने, कुछ देशी रियासतों ने पाकिस्तान में मिलने का ऐलान कर दिया था। भारत का समाज ऋणी है उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसने बलपूर्वक, चाहे छल पूर्वक कैसे भी करके अखंड भारत को बनाने में तथा उन रियासतों को पाकिस्तान में मिलने में या पृथक स्वायत्त राज्य रखने में उनको असफल किया तथा राष्ट्रीय एकीकरण किया। उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के समय तो कर लिया,
लेकिन बाद में स्वायत्तता की मांग बहुत उठने लगी। और वह मांग इतनी बलवंती होने लगी कि उनको पृथक राज्यों को तो बना ही दिया, राष्ट्र की एकता को बाधित करते हुए उन्होंने कहा हमें भारत से एकदम अलग अपने राष्ट्र के निर्माण की अनुमति दी जाए। उड़ीसा के बीजू जनता दल, पंजाब के अकाली दल, डीएमके, एडीएमके, इन सब ने मिलकर के जो स्वायत्तता की मांग को समय समय पर जो उठाया है, उससे कई बार तो ऐसा लगता है कि इस अखंड भारत के सामने ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। समस्या ने बहुत विकराल रूप ले लिया है। करिश्मेटिक लीडरशिप जब आ जाती है तब ये थोड़ा सा इनका कद बोना बन जाता है। वर्तमान के आपके विद्यार्थी जो है वो इस चीज को अनुभव नहीं कर रहे हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो पुराने विद्यार्थी है या मेरी तरह से जो विद्यार्थी शिक्षक समुदाय से है, उन्होंने इस चीज को देखा है। क्योंकि चमत्कारिक नेतृत्व तो करिश्मेटिक लीडरशिप मोदी की है वर्तमान में, तो वर्तमान में स्वायत्तता की मांग थोड़ी सी कमजोर पड़ चुकी है। स्वायत्तता थी उनकी और खत्म कर दी अमित शाह ने। अपन आगे चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो यहां समझने योग्य ये बात है कि स्वायत्तता की मांग छोटे छोटे राजनीतिक दल क्षेत्रीयता की अहम को बल देते हुए पृथक राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। ये क्षेत्रीयतावाद और उत्तर दक्षिण की भावना, उत्तर दक्षिण की भावना ये सबसे बलवंती भावना है। इसी क्षेत्रीयतावाद और उत्तर दक्षिण की भावना को हमने स्वतंत्रता के कालखंड से ही देखा है और बहुत करीबी से उसको महसूस भी किया है। दक्षिणी भारत, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये जो दक्षिणी भारत के जो राज्य है, इनका ऐसा मानना है और ये आंशिक रूप से बात सत्य भी है कि योजना आयोग हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा के बाद में सफल होने वाले विद्यार्थी हो, संघ सरकार में काबिज जो सेक्रेटरीट में जो लोग बैठे हैं वो हो, चाहे मंत्री हो, इन सब में उत्तरी भारत का दबदबा रहता है। दक्षिणी भारत वाले ये लोग आरोप लगाते हैं कि दक्षिणी भारत के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं होता है। आंशिक रूप से इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस अलगाव के भाव को आप पृथकता, स्वायत्तता और पृथकता और पृथक राष्ट्र की बात के रूप में ले जाए। राष्ट्रीय एकता को बाधित करते हुए इस अखंड भारत को फिर खंडित करने की योजना बना ले। तो विद्यार्थियों, ये बात समझने योग्य है
कि उत्तर दक्षिण की जो भावना है उसमें बड़े बड़े लघु उद्योग, कारखाने, कल कारखाने, ये सारी उत्तरी भारत में अत्यधिक है, दक्षिणी भारत में इसका रेशियो कम है। और उनका ऐसा मानना है कि प्राकृतिक संसाधन हमारे थोड़े ज्यादा निकलते हैं, उसका दोहन करके आप उत्तरी भारत के लोगों को ज्यादा फायदा उठाते हैं, फायदा देते हैं। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रीयता की उत्तर और दक्षिण की भावना है वो भी दिन प्रतिदिन बलवंती होती जा रही है। इसी से उत्तर दक्षिणी की भावना को लेकर के उनका ऐसा मानना है, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उच्च अधिकारी के रूप में आप दक्षिणी भारत के लोगों को महत्व नहीं देते हैं। इस नाम पर वो लोग एक हो जाते हैं और उस भावना को बलवंती करते करते स्वायत्ता की ओर, फिर पृथकता की ओर, अंत में नए राज्य और फिर अलग से राष्ट्र की ओर लेके चले जाते हैं। यह असंगत है, अनुचित है। तो यहां समझने योग्य यह बात है कि क्षेत्रीयता से स्वायत्ता की जो मांग थी वही उत्तर दक्षिण की मांग की ओर जो लेके जाती है वो असंगत और अनुचित है। फिर इसी से जुड़ी हुई है क्षेत्रीयतावाद और संघ राज्य संबंध। क्षेत्रीयतावाद और संघ राज्य संबंध। केरल के एक शासक हुए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, लंबे कालखंड तक केरल में उनका दबदबा भी रहा, राजनीतिक जो दबदबा रहा है, स्वायत्ता के रूप में जो बात रखी है। केरल के मुख्यमंत्री थे निंबूदरीपाल। उसने इस पृथकता की भावना को बहुत बलवंती के रूप में आगे बढ़ाया और समय समय पर संघ सरकार से उनकी टकराहट रही। पुस्तकों में केंद्र राज्य शब्द अत्यधिक है, मैं यहां पर संघ राज्य शब्द उपयोग में ले रहा हूं, वो थोड़ा न्याय संगत भी है। तो संघ राज्य संबंध को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रांतों और राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसी स्वायत्ता की बात को और प्रबलता पूर्वक आगे बढ़ाया और आगे भी इस प्रकार बढ़ाया कि वह संघ राज्य संबंध है, उनकी टकराहट की स्थिति इस प्रकार बन गई कि संघ सरकार ने कोई आदेश दिया, वो अध्यादेश या आदेश या कोई उन्होंने कानून बनाया, राज्य सरकारों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। राज्य सरकारों ने उसको नहीं माना। हां, ये भारत में गलत परंपरा चल पड़ी है। संघ में जिस विचारधारा के दल और दलों के गठबंधन की सरकार होती है, जिन जिन राज्यों में उसके विरोधी दल या दलों के गठबंधन की सरकार होती है वहां टकराहट रहती है। संघ सरकार कहते 2 और 2 4 होते हैं, राज्यों की सरकार जहां विरोधी दल की है वो नहीं मानती। हम सभी अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से कोविड का जो कालखंड है वो एक प्रकृति ईश्वरीय प्रदत्त एक प्रकोप है।
लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है, भारत की संघ सरकार ने आपको गाइडलाइन दे रखी है, आप जैसा चाहे, जैसे राज्य की सरकार अनुकूल स्थितियां देख करके कॉलेज को तो खोल ही सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोल ही तो सकते हैं। अरे आप पंचायत के इलेक्शन करवा रहे हो, सरपंच के इलेक्शन करवा रहे हो, नीट है, पीटीईटी है, विश्वविद्यालय की परीक्षा ही करवा रहे हो। तो कॉलेज में बच्चे जो क्लासरूम में आते हैं उनकी संख्या निश्चित रूप से इतनी अत्यधिक नहीं होती है। पढ़े लिखे वो नागरिक हैं, वो कोविड के नियम अभी अभी आपके नगर परिषद के, नगर निगम के चुनाव करवाए, पंचायतों के चल रहे हैं, उसमें पालना ही हो रही है क्या? तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है क्या? लेकिन राज्य सरकार, चूंकि संघ सरकार ने इस बात को कहा है, इसलिए वो नहीं मानते। विरोध के लिए विरोध करना ये भारत की राजनीति का एक नया चैप्टर बन गया। तो निश्चित रूप से संघ सरकार, राज्य सरकार के आपस में टकराहट, जहां जहां विपरीत दलों की सरकारें होती है वहां टकराहट रहती है। तो इस टकराहट को किस प्रकार खत्म किया जाए, उसको हम आगे रोकने के उपाय में पढ़ेंगे। अब आता है क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में भाषावाद। क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में भाषावाद। तो भाषावाद को लेकर के मॉरिस जोन्स ने एक कथन है, उस कथन में मॉरिस जोन्स कहते हैं कि हिंदी का दक्षिणी भारत में जोरदार विरोध हुआ, बंगाल के क्षेत्र में थोड़ा कम विरोध हुआ, और फिर भारत में पढ़े लिखे एक विचारधारा के अनुकूल मानसिकता वाले लोगों ने विरोध किया। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि दक्षिणी भारत में जो भाषाएं चलती है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, वो अपनी अलग भाषा मानते हैं, वो हिंदी को कुछ नहीं मानते, वो हिंदी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं हमारी इस क्षेत्रीय भाषा के अनुसार हमारा अलग राष्ट्र होना चाहिए। अपन ने कल के वीडियो में चर्चा भी की है कि क्षेत्रीयता को आधार मान करके, क्षेत्रीयता के आधारभूत मान करके जो भाषा है उसके अनुरूप राजनीतिक दलों के एक संगठन ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, ये बात सबसे पहले उन्होंने रखी। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ये बात सबसे पहले रखी। वरना लगभग आज से 2 शताब्दी पूर्व महर्षि दयानंद ने स्वभाषा के रूप में देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए जाने को लिए, और कहा भी क्षेत्रीयतावाद के विरुद्ध कहा, राष्ट्रवाद के अनुकूल कहा। राष्ट्रभाषा राष्ट्रवाद का जबरदस्त परिरक्षक और जबरदस्त परिपोषक होती है। तो यही क्षेत्रीयतावाद है, वो असंगत और अनुचित कारक के रूप में प्रभावी है। अब इसी क्षेत्रीयतावाद ने उग्र क्षेत्रीयतावाद का रूप कहां लिया? उग्र क्षेत्रीयतावाद। उग्र क्षेत्रीयतावाद,
क्षेत्रीयतावाद। संपूर्ण उत्तरी भारत, संपूर्ण उत्तरी भारत में क्षेत्रीयतावाद ने बहुत उग्र रूप ले लिया, जिसके अंतर्गत जो 7 राज्य है जिनको 7 सिस्टर्स के रूप में गिना जाता है, उसके अंदर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 7 सिस्टर के रूप में उत्तरी पूर्वी भारत के इन 7 राज्यों में क्षेत्रीयतावाद ने बहुत उग्र रूप ले लिया। उग्र रूप भी इस प्रकार का ले लिया कि यहां पर पृथकता के नाम पर बहुत आंदोलन हुए। अलग से जो आंदोलन हुए और अलग राज्यों की जो मांग उठी वो इस प्रकार बलवंती हो गई कि वहां पर गोरखालैंड, बोडोलैंड, उल्फा, जेकेएलएफ, ये जेकेएलएफ अलग रह गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो इन संगठनों ने, उग्र आंदोलनकारियों ने नक्सलवाद का रूप स्वीकार करते हुए पृथक राष्ट्र की मांग करने लगे। इनकी क्षेत्रीयतावाद की भावना इतनी बलवंती हो गई थी, वह भावना बल पकड़ते पकड़ते स्वायत्तता की मांग करने लगी, पृथक राज्य की मांग करने लगी और कालांतर में वही पृथक राज्य पृथक राष्ट्र के रूप में हमारा देश अलग होना चाहिए, इसके रूप में मांग की जाने लगी। और निश्चित रूप से कालांतर में उनकी मांगे हैं वो आंशिक रूप से पुरानी सरकारों ने उनको बल दिया। कहीं पर भी उनको इतना राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित और नहीं किया गया जितना वर्तमान में वहां असम हो, उड़ीसा हो, वहां देख लीजिए कितना परिवर्तन हुआ है। त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन वहां पर वही क्षेत्रीय दल प्रभावी है, वही क्षेत्रीयतावाद पूर्ण रूप से जबरदस्त तरीके से प्रभावित है। वहां का जो नागालैंड है, जो नागा प्रदेश है, वो नागा प्रदेश निश्चित रूप से अलग अपने गोरोलैंड की मांग भी कर रहा है और उसने इस प्रकार की भी मांग की कि हमारा अलग राज्य नहीं, अलग देश होना चाहिए, अलग राष्ट्र होना चाहिए। और वह केवल अलग राष्ट्र न होकर के, तो अपनी चर्चा चल रही थी नागालैंड में अलग राष्ट्र और राज्य के रूप में वो बात प्रभावी रही। तो उग्र क्षेत्रवाद संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत में जो प्रभावी है वो निश्चित रूप से असंगत है, अनुचित है। वहां पर इनर लाइन परमिट एक योजना बनी हुई, इनर लाइन परमिट योजना बनी हुई। उस योजना के अंतर्गत आपको वहां परमिट लेनी पड़ता है। जिस प्रकार कोई दूसरे देश का नागरिक आकर के भारत में परमिट लेता है, तो उन राज्यों में दूसरे देश का हो चाहे भारत का नागरिक हो, संपूर्ण भारत में ऐसी कई प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन इन राज्यों में ऐसी प्रक्रिया थी। इन राज्यों में भारत के किसी अन्य राज्य, चाहे राजस्थान का कोई मारवाड़ी हो, उसको अंदर परमिट लेने पड़ता है। और ये पृथकता का आंदोलन उल्फा और बोडोलैंड के अलावा हम जम्मू कश्मीर
के परिदृश्य में देखें तो कितना असंगत और अनुचित है। वहां जेकेएलएफ पृथकतावादी जो संगठन था, वहां उग्रवाद, और उग्रवाद इतना उग्र रूप हो गया कि वो आतंकवाद में परिवर्तित होकर के सारी परिस्थितियां अलग थी। लेकिन वर्तमान की संघ सरकार ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर धारा 370 समाप्त कर दी। वहां पर लद्दाख को अलग संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया, जम्मू और उसको अलग अलग राज्य बना दिए। तो पूरा परिदृश्य ही परिवर्तित हो गया। इसे कहते हैं क्षेत्रवाद को समाप्त करने के लिए कड़ा कदम उठाना। इसके कितने दुष्परिणाम हुए, क्षेत्रीयतावाद के कितने दुष्परिणाम हुए। भिन्न भिन्न राज्यों के बीच में तनाव, और तनाव कालांतर में जाकर के रक्त रंजित संघर्ष के रूप में परिवर्तित होने लगे, और वो खूनी संघर्ष क्षेत्रीयतावाद के रूप में कालांतर में आगे बढ़ने लगे। संघ तथा राज्यों के बीच में, सरकारों के बीच में जो संबंध है वो विकृत होने लगे। तो इनके जो दुष्परिणाम है, इनके दुष्परिणाम बहुत घातक और विनाशकारी सिद्ध होने लगे। कुछ स्वार्थी नेतृत्व इसकी ओढ़ में इस प्रकार पनप गया, जिन्होंने क्षेत्रीयता के नाम पर नए राज्य बना लिए, मुख्यमंत्री बन गए। जैसे शिबू सोरेन का उदाहरण आता है। इसी क्षेत्रीयतावाद के नाम पर महाराष्ट्र केवल मराठों का है, शिवसेना ने कितना राज कर लिया। अरे उससे भी ज्यादा महाराष्ट्र नवनिर्माण जो सेना थी, उद्धव ठाकरे, बालासाहब ठाकरे के जो उत्तराधिकारी, उन्होंने निश्चित रूप से कि महाराष्ट्र में केवल मराठी लोग ही रह सकते, बिहारी और बंगालियों की बहुत अत्याचार है। तो ये गंभीर समस्या है। स्वार्थी नेतृत्व अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए रक्त रंजित संघर्ष भी उत्पन्न कर देते हैं। भाषा की समस्या को और जटिल बना करके, उसके नाम पर संगठन बना करके नेतृत्व प्राप्त कर लेते हैं। वही स्वार्थी नेतृत्व स्वायत्ता की बात करते हुए, पूर्ण राज्य की बात करते करते कालांतर में पृथकता की बात कर बैठते हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। ये क्षेत्रीयतावाद भारत की राष्ट्रीय एकता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती को समाप्त करने के लिए, इसी क्षेत्रीयतावाद को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले संघ और राज्यों की सरकारों को उप सांस्कृतिक ऐसा आर्थिक नियोजन वाली योजनाएं बनानी चाहिए जिससे तनाव कम हो। समान आर्थिक सुविधाएं सभी राज्यों को दी जाए ताकि किसी भी राज्य में अलगाव का भाव नहीं आए। नीति आयोग है, वो सभी राज्यों में, ऐसे नहीं देखे कि वहां पर कांग्रेस का राज्य, तो संघ सरकार का ऐसा नैतिक दायित्व बनता है कि प्रतिस्पर्धा नहीं करे, समान आर्थिक सुविधाएं उत्पन्न करे। हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय बना है, उसको भी बिना किसी पूर्वाग्रह आग्रह के
सभी नदियों को जोड़ करके संपूर्ण भारत को, अरे वही भारत वापस सोने की चिड़िया बन सकता है, ऐसा उपक्रम किया जा सकता है। तो बात क्या आ जाएगी? वही क्षेत्रीयतावाद गौण हो जाएगा, कहीं भी नहीं रहेगा, सारी नदियां जुड़ जाएगी। सब पर्याप्त सिंचाई और पर्याप्त कृषि होने पे किसान और मजदूर को बहुत संबल हो जाएगा और कोई आर्थिक असमानता नहीं रहेगी। तो भाईचारे की भावना इतनी बलवंती हो जाएगी कि हमारी राष्ट्रीय एकता वापस उसी प्रकार की बन जाएगी। क्षेत्रीय भाषाएं है जो भी जैसे मारवाड़ी को लेकर के बात उठ रही, राजस्थानी को लेकर समान दर्जा सभी को दे दिया जाए, लेकिन यह तय कर दिया जाए कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में रहेगी। दक्षिणी भारत हो, चाहे उत्तरी भारत हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे केरल हो और तमिलनाडु, कोई राष्ट्रभाषा हिंदी रहेगी। दूसरी भाषाओं को समानता रहेगी, लेकिन संपर्क सूत्र और अन्य राजकाज के कार्य जितने भी सारे हिंदी में हो, प्रधानता हिंदी की रहेगी। तो कोई क्षेत्रीय भाषा के आधार पर क्षेत्रीयतावाद आएगा ही नहीं, समानता रहेगी। प्रचार प्रसार के जो सांस्कृतिक लक्षण है उनके भी इसी प्रकार के उपाय और उपक्रम होने चाहिए। होता क्या है, अब केवल 2 मिनट ही बोलेंगे, फिर इसको यही विराम देंगे। नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति और पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के समय नीति आयोग, पूर्व योजना आयोग वो क्या करता है? वो आग्रह पूर्वाग्रह रखता है, उससे क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिला। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए कि यह अलगाव का भाव कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ताकि यह क्षेत्रीयतावाद का जो विष है वो हमारे समाज को विस्मय कर रहा है, जहर युक्त कर रहा है। क्षेत्रीयता के नाम पर रक्त रंजित संघर्ष हो रहे हैं, उनको विराम दिया जा सकता है, उनको विराम दिया जा सकता है। ऐसा हमारे को प्रयास करना चाहिए। धरती पुत्र की अवधारणा देकर के, सन ऑफ सॉइल की अवधारणा देकर के भारत की राजनीति को कितना विकृत बना दिया। जगह जगह क्षेत्रीयता का जो विष है उसके बीज को अंकुरित करके आज कितने वट वृक्ष तैयार हो गए, जो हमारे अखंड राष्ट्र को खंड खंड करने की योजनाओं को बना रहे हैं, और वो योजनाएं बलवंती बन भी जा रही है। ये केवल असंगत भी नहीं है, बल्कि अन्यायपूर्ण है, अनुचित है। यह राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो इसका प्रतिरोध होना चाहिए। वर्तमान की जो संघ सरकार है, संघ सरकार का जो नेतृत्व है, वो थोड़ा सूझबूझ का परिचय इसको देना चाहिए। यदि हम क्षेत्रीयता के अहम के भाव को समाप्त करना चाहते हैं, तभी तो स्वायत्ता की मांग कमजोर होगी। स्वायत्ता की मांग कमजोर होगी तो अलग से पृथक राज्यों की मांग स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इन सभी बातों को स्वीकार करने के लिए, सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी संघ सरकार को संघ राज्य संबंधों का संचालन, वो चाहे नीति निर्धारक तत्वों के रूप में हो, चाहे पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में हो, चाहे रेल के विस्तार को लेकर के हो, चाहे नदी जल के आपस में जोड़ने को या वितरण करने को हो, सभी जगह पर हमको समता के आधार पर, समता या समानता के आधार पर ऐसा भाव अंकुरित करना चाहिए। राष्ट्रीयता का भाव आना चाहिए।
संघ सरकार के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उसने स्वच्छता को लेकर के कितना संदेश दिया। महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करने के लिए स्वच्छता को लेकर के इतना, वो कहीं पर भी जाता है तो उसके स्वागत के लिए कोई भी हमारी बहन उसका तिलकार्चन करती है। तिलकार्चन करते समय समझ लो उसके हाथ पर कहीं पर भी कुमकुम या अक्षत लग जाता है तो मोदी जी अपना खुद का रुमाल निकाल करके उसको, या टिश्यू पेपर उनको दिया जाता है, उस टिश्यू पेपर से साफ करके अपनी जेब में डालते हैं, फिर उसको उचित स्थान पर जहां कचरा पात्र होता है वहां डालते हैं। तो किस प्रकार का संदेश दिया। आज कहीं पर भी सरकार चाहे सपा की हो, भाजपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस आई की हो, चाहे कांग्रेस गई की हो, आपकी हो, हम की हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वच्छता सभी राजनीतिक दल और सभी राज्य सरकारें या कोई भी नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत इस पर जोर दे रही है, इस बात को बढ़ावा दे रही है। ठीक इसी प्रकार यदि सभी योजनाओं को आर्थिक असमानता, भाषा के आधार पर असमानता, सामाजिक असमानता, इसको ध्यान में रख करके क्षेत्रीयतावाद का जो विषयुक्त अवधारणा है या जो वाद है, इसको समाप्त किया जा सकता है। क्षेत्रीयतावाद समाप्त करके भारत को वही पुनः स्थिति, यानी कि भारत का बहुआयामी विकास, इसी क्षेत्रीयतावाद की संकुचित अवधारणा को समाप्त करके प्रखर राष्ट्रवाद की भावना को अंकुरित करके, पुष्पित और फलवित करके किया जा सकता है।